सोच के देखो, आप एक इंटरव्यू रूम में बैठे हो, रिज्यूमे तैयार है, डोमेन के बेसिक्स रिवाइज किए हुए हैं और तभी एक सिंपल सा सवाल आता है, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद एक्सेल। तभी आप खुश हो जाते हो ये सोच के कि एक्सेल तो काफी यूज किया है। पर जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंट ए एंड काउंट इफ, वी लुकअप क्यों स्लो होता है और इंडेक्स मैच क्यों बेटर है, Without using the remove duplicates button, how will you clean duplicate data? बस फिर क्या, दिमाग में फॉर्मूलाज घूमने लगते हैं और आप सोच रहे होते हो यार ये तो पढ़ा था बट अब याद ही नहीं आ रहा है। एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस बेसिक्स के ऊपर नहीं होते हैं, दे आर अबाउट रियल वर्ल्ड यूसेज। डेटा क्लीन कैसे करोगे, समरी रिपोर्ट कैसे बनाओगे, ऑटोमेशन से टाइम कैसे बचाओगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो रोज पूछे जाते हैं लेकिन आपको पहले किसी ने नहीं बताए। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कॉन्फिडेंटली इनका जवाब देना है विद स्मार्ट एग्जाम्पल्स एंड लॉजिक। सो ग्रैब योर चाय, ओपन एक्सेल इफ यू वांट टू प्रैक्टिस अलोंगसाइड एंड लेट्स गेट इनटू इट। एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस यू कांट अफोर्ड टू मेस अप इन 2025। स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन जो कि पूछा गया था डिलॉयट में। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन आंसर क्रिएट करेंगे। ये क्वेश्चन है एक्स लुकअप वर्सेस वी लुकअप के बारे में, जहां पे ये कंपनी मेंटेन्स अ सेल्स डेटाबेस वेयर प्रोडक्ट आईडीज आर स्टोर्ड इन वन कॉलम। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास एक कॉलम के अंदर है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस आर इन अनदर। प्राइसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाउएवर द प्रोडक्ट लिस्ट इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एंड द कॉलम ऑर्डर समटाइम्स चेंज। कई बार कॉलम्स के जो ऑर्डर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो you need to retrieve the price for a specific product using XLOOKUP instead of VLOOKUP। यहाँ पे VLOOKUP नहीं यूज कर सकते, XLOOKUP को यूज करना है, क्योंकि VLOOKUP के केस में हमें कॉलम का नंबर देना पड़ता है कि कौन से कॉलम नंबर के अंदर वैल्यू है। अब ये लोग कह रहे हैं कि कॉलम कभी भी ऑर्डर चेंज होता रहता है, दूसरा आपका डेटा काफी ऑफन अपडेट होता रहता है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करना है विद XLOOKUP, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। हमारी प्रोडक्ट आईडी है 103। ठीक है, तो 103 के बेसिस पे हमें डेटा चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो एक्स लुकअप को डायरेक्टली स्टार्ट करें, जहां पे सबसे पहले आपको चाहिए आपकी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट 103। ठीक है, लुकअप एरे किस एरे के अंदर मिलेगी, जो प्रोडक्ट आईडी हमारा वो एरे है जिसके अंदर हमें ये मिलेगा। लास्टली रिटर्न क्या करना है, प्राइस का कॉलम है जो कि रिटर्न करना है। तो ये बोल रहा है टेबल के अंदर प्राइस कॉलम, ये कोई रेंज नहीं बता रहा कि हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि C12 से लेके C15 तक का एरे है और कौन से नंबर का है, हम यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेबल में जहाँ पे प्राइस कॉलम आपको मिल जाए उसे आपको रिटर्न कर देना है। क्लोज करके अगर आप इसे एंटर मारोगे तो यू विल नोटिस कि प्रोडक्ट 103 का प्राइस है 1200, जो कि आपके सामने रिट्रीव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर वी लुकअप यूज किया होता तो क्या प्रॉब्लम होती, वो भी आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि देखो वी लुकअप के केस में हम लेफ्ट टू राइट सर्च करते हैं तो दैट इज फाइन, कि इस केस में चल जाता। सेकेंड वी लुकअप के केस में हम लोग टेबल के अंदर कॉलम नंबर डिफाइन करते हैं कि कौन से कॉलम नंबर की वैल्यू चाहिए इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द नेम ऑफ द कॉलम। यानी कि जब हम वी लुकअप लिखेंगे तो इज इक्वल्स टू वी लुकअप यहाँ पे यूज करते हैं। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू फिर से बताते हैं कि प्रोडक्ट 103 मेरा प्रोडक्ट है जिसका टेबल एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम नंबर है 3 यहाँ पे जिसके अंदर प्राइस है और मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए। क्लोज करके एंटर मारेंगे तो ये भी हमें रिजल्ट दे देगा। बट प्रॉब्लम आएगी जब हम यहाँ पे प्राइस की कॉलम को शिफ्ट करेंगे। अगर ये प्राइस का कॉलम नंबर 2 पे होता तो उस अकॉर्डिंग टेबल में इसकी पोजीशन नंबर 2 पे होती, जो कि डायनामिकली चेंज नहीं हो सकती। बट एक्स लुकअप के केस में क्योंकि हमने फॉर्मूला के अंदर ही प्राइस बताया है तो ये चेंजेबल है। अगर आपका कॉलम प्राइस कॉलम कहीं और शिफ्ट होगा तो वो प्राइस कॉलम की ही वैल्यू देगा, स्पेसिफिक रेंज की वैल्यू नहीं देगा। दैट्स व्हाई एक्स लुकअप इज यूज्ड ओवर वी लुकअप। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप अपने आंसर को भी अच्छे से समझा सकते हो कि क्यों वी लुकअप के ऊपर आपने एक्स लुकअप को चूज किया या इस सिचुएशन के अंदर एक्स लुकअप कैसे बेनिफिशियल है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि डिलॉयट में ही पूछा गया था। क्वेश्चन है एस्टिमेटिंग ऑर्डर वॉल्यूम टू अचीव अ 10 करोड़ सेल्स टारगेट, जिसमें सिनेरियो ये गिवन है कि यू आर अ सेल्स एनालिस्ट जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी के अंदर काम कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड फैशन आइटम्स को सेल करते हैं। मैनेजमेंट ने एक टारगेट सेट किया है 10 करोड़ का, जहां पे उन्होंने बोला है कि मार्च के महीने में 10 करोड़ का टारगेट है।
बट उसके लिए कितने ऑर्डर्स लगेंगे उस टारगेट पे पहुंचने के लिए, वो उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आपका काम यहाँ पे क्या है, यू हैव टू एक्सेस द हिस्टोरिकल सेल्स डेटा फ्रॉम द पास्ट 3 months एंड यू नीड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेस्ड ऑन द एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन डेटा सेट एंड क्वेश्चन भी गिवन है। डेटा सेट में जनवरी एंड फरवरी का हमारे पास डेटा है और मार्च का टारगेट है 10 करोड़ का। अब ये लोग बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द एवरेज ऑर्डर वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस मंथ, यानी कि अज्यूम क्या करना है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी 30,000 है, तो यहाँ से अज्यूम्ड हटा देते हैं एंड इसको 30,000 रहने देते हैं। कैलकुलेट करना है हाउ मेनी ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड टू रीच 10 करोड़ इन मार्च। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है द एवरेज अमाउंट अ पर्सन इज स्पेंडिंग ऑन अ सिंगल ऑर्डर। एक अकेले ट्रांजैक्शन के अंदर आप कितना अमाउंट इकट्ठा कर रहे हो, तो उसके लिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू जो भी आपका सेल्स है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो कि आप देख पा रहे हैं कि 30,000 हमारे पास आ रहा है। इवन इसके ऊपर वाले सेल के लिए अगर हम लोग ये चीज अप्लाई करते हैं कि दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो हमारे पास तब भी सेम आउटपुट आएगा, यानी कि सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू देते हैं। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमारे पास सेल्स है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी है, ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, यहाँ पे स्टार्ट करो विद इज इक्वल टू और आपका 10 करोड़ का जो टारगेट है उसे डिवाइड कर दो 30,000 से। इसे जैसे आप करते हैं एंटर प्लेस करते हैं तो हमारे पास 3,333 वैल्यूज निकल के आती है। इसे चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डर्स की बात हो रही है तो डेसिमल में ना करके हम लोग राउंड कर देते हैं, तो राउंड बाय 0 डेसिमल प्लेसेस एंड प्रेस एंटर। तो अप्रोक्सीमेटली हमें 3,333 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे टू रीच द टारगेट ऑफ 10 करोड़। तो ये हमारे पास हुआ। अच्छा, चाहो तो इसमें राउंड की जगह पे आप सील का भी यूज कर सकते हो, जो कि एक अबव राउंड ऑफ ही देगा, जिसमें आपके पास 3,334 वैल्यू आ जाएगी, जो कि 10 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर आपका टारगेट पे जाएगा, बहुत हल्का सा, कुछ रुपीस। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं डिवाइड फंक्शन को और गेट कर सकते हैं फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन भी गिवन है यहाँ पे कि इफ द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय 10%, हाउ मेनी फ्यूअर ऑर्डर्स विल बी रिक्वायर्ड टू अचीव द सेम टारगेट। अब कंपनी प्लान कर रही है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो हमने अज्यूम किया है उसको 10% से बढ़ा दे। 10% का मतलब 30,000 का 10% निकाले और उससे बढ़ा दे। उसके वजह से कितने ऑर्डर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो इस सेकेंड क्वेश्चन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट देना है 10% का इस 30,000 के अंदर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 1.10 के साथ, जिससे कि हमारे पास 30,000 का 10% भी आ जाएगा और वो इंक्रीमेंट में भी चला जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, हमने इज इक्वल टू नहीं लिखा है तो इज इक्वल टू करके इसको करते हैं 33,000 ये यहाँ पे हो जाएगा और 3,030 हमारे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो कि हम प्लेस कर सकते हैं इफ वी वांट टू अचीव द टारगेट ऑफ 10 करोड़ एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू अब 30,000 नहीं 33,000 है। तो इस तरह से आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। काफ़ी क्वेश्चंस की वजह से चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, बट कुछ डिफिकल्ट फॉर्मूलाज हमने यूज़ नहीं करे हैं अभी तक। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ के कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस को बोलते जाओ। थॉट प्रोसेस को दिमाग में मत रखो, शांति मत बनाए रखो। जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं उनको साथ साथ बोलते भी जाइए कि अच्छा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है टोटल सेल्स बाय ऑर्डर्स, तो अगर मुझे ऑर्डर्स निकालने होंगे तो मैं सेल्स को एवरेज ऑर्डर वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो इस करके बोलते भी जाओ, ताकि सामने वाले को पता चलेगा कि आपको लॉजिक्स पता है, आपको फॉर्मूलाज पता है, और शायद कहीं पर अटक जाओ तो सामने वाला हेल्प भी कर देगा, क्योंकि इतनी हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले, अगर आप हैं डेटा एंथुसियास्ट एंड ट्रांजिशन करना चाहते हैं इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देन WNS CubeTech का एक नया कोहॉर्ट स्टार्ट हो रहा है ऑफ आवर डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम। इस कोहॉर्ट के अंदर आप सीखेंगे फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड काम करेंगे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो अगर आप इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, देन द लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते हैं। अगर कोई सेल ब्लैंक है या उसमें टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो उसको काउंट इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट आता है काउंट ए।
ये सब कुछ काउंट करता है, नंबर्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, सब कुछ। सिर्फ कंप्लीटली ब्लैंक सेल्स को इग्नोर कर देता है। थर्ड है काउंट ब्लैंक। नाम से ही क्लियर है देखो वैसे तो कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। जहां कोई भी डेटा नहीं है वही सेल्स इसके काउंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अगेन, कि रिपोर्ट और डैशबोर्ड में क्या फर्क होता है एक्सेल में। सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, मोस्टली स्टैटिक होती है या पीरियोडिक अपडेट्स के साथ आती है। सेकेंड, डिटेल में डेटा होता है, नंबर्स, टेक्स्ट, एनालिसिस जो भी हो। थर्ड, टेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड होती है। फोर्थ, मल्टीपल पेजेस तक हो सकती है। फिफ्थ, ज्यादातर हिस्टोरिकल डेटा पर फोकस करती है। एंड लास्टली, इन डेप्थ एनालिसिस के लिए डिजाइन की जाती है। अब बात करते हैं डैशबोर्ड के बारे में। नंबर 1, इंटरैक्टिव और डायनामिक होते हैं डैशबोर्ड। सेकेंड, एक ही स्क्रीन पर समराइज डेटा ये दिखा देता है। थर्ड, चार्ट्स, ग्राफ्स, केपीआईज जैसे विजुअल्स का यूज करते हैं हम लोग डैशबोर्ड में। फोर्थ, रियल टाइम या नियर रियल टाइम इन्फो प्रोवाइड करते हैं डैशबोर्ड्स। फिफ्थ, जल्दी डिसीजंस लेने के लिए बनाते हैं हम लोग डैशबोर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अनदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन गाइस, व्हिच इज एवरेज, एवरेजेस एंड एवरेजेस में क्या फर्क होता है। देखो, जब आपको किसी कॉलम या रेंज का ओवरऑल एवरेज चाहिए बिना किसी कंडीशन के, तो एवरेज यूज होता है। ये टोटल वैल्यूज का सम लेता है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देता है। सेकंड आता है एवरेज इफ। ये तब यूज होता है जब आपके कंडीशन के बेसिस पे एवरेज आपको निकालना हो। एग्जाम्पल, नॉर्थ रीजन के सेल्स का एवरेज निकालना है तो एवरेज इफ आपको सिर्फ वही एंट्रीज कंसिडर करके देगा जहां पे नॉर्थ है रीजन। थर्ड आता है एवरेज इफ्स। जब आपको मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी हो तो एवरेज इफ्स को यूज किया जाता है। जैसे नॉर्थ रीजन के रवि के सेल्स का एवरेज चाहिए तो ये दोनों कंडीशंस के साथ चेक करेगा और एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उस केस में एवरेज इफ्स को यूज कीजिए। एवरेज फॉर नो कंडीशन, एवरेज इफ फॉर वन कंडीशन एंड एवरेज इफ्स फॉर मल्टीपल कंडीशन टू फाइंड द एवरेज। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया था अगेन डिलॉयट के अंदर, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ वुड यू यूज फॉर्मूलाज टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ईमेल एड्रेसेस। यहाँ पे कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं जो कि गलत दिए हुए हैं। हमें वो फॉर्मूला लिखना है जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा ईमेल एड्रेस वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर सकते हो या फिर टेबल में भी फोन नंबर लेते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं एंड ऐड करते हैं कॉलम टू द लेफ्ट, जो कि चेक करेगा वैलिड ईमेल्स है या नहीं है। ठीक है, वैलिड ईमेल्स। अब देखो, एक एक ईमेल को हम लोग ईमेल सेंड करके तो चेक नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक चीज है जो कि ईमेल्स के अंदर यूजुअली होता है, जो कि है @ का सिंबल एंड .com। ठीक है, तो @ एंड .com होना जरूरी है। ये अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, @ पहली बात तो है या नहीं है। सर्च कैसे करूँ कि @ है या नहीं है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हमें सर्च करना है क्या, @ सिंबल किसके अंदर, इसके अंदर। इसको क्लोज करके अगर मैं एंटर मारती हूँ तो जहां जहां पे @ है वहां पे इसने नंबर्स दे दिए किस जगह पर है। सर्च का काम क्या होता है, किसी भी चीज का इंडेक्स निकालना कि किस लोकेशन पे वो वैल्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 6 नंबर पे है @, यहाँ पे 12th पे है, इन दोनों में भी 6 पे है और इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ गया। तो अगर सर्च करते हैं और वैल्यू हमारी न्यूमरिक आ रही है, इसका मतलब @ है, यानी कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू इस नंबर है या नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू जो आ रही है सर्च लगाने पे, ये नंबर वैल्यू है या नहीं है। एंटर प्रेस करेंगे तो इन तीनों के केस में ट्रू आ रहा है और चौथे के केस में फॉल्स आ रहा है। अब इसी में ही अगर मैं बोलूं कि यदि ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है इस नंबर से, इफ लगाया है हमने, तो इफ लगा के अगर हम बोलें कि ये जो वैल्यू अगर हमारे पास निकल के आई है ये ट्रू है, तो दैट मीन्स हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। इसको एंटर मारते हैं, स्टार्टिंग के 4 वैलिड है और बाकी सारे इनवैलिड हैं। बट ये भी नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे भी तो .com होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे पास इधर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है sumit@xyz.com, यहाँ पे .com होना चाहिए, यानी कि हमें @ तो चेक करना ही है, साथ ही साथ हमें डॉट भी चेक करना है कि पीछे डॉट भी आ रहा हो उसके अंदर।
तो उसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, द वेरी सेम फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, बट इस टाइम हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड का यूज किया जाता है जब आप दो लॉजिकल टेस्ट कर रहे हो। पहला लॉजिकल हमारा ये वाला है, इस नंबर वाला, ठीक है। तो एंड हमने यहाँ से स्टार्ट किया है जहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉजिकल खत्म हो रहा है ईमेल के बाद। इसी के बाद आप कॉमा लगाएंगे एंड लॉजिकल 2 पास करेंगे। लॉजिकल 2 हमारे पास फिर से होगा कि इस नंबर में चेक करना है, क्या चेक करना है, सर्च फंक्शन का यूज करना है किसे ढूंढने के लिए, इस बार डॉट को ढूंढने के लिए, किसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ इसे क्लोज भी कर देते हैं, तो यहीं पे हमारा सेकेंड लॉजिकल भी क्लोज हो जाएगा। सेकेंड लॉजिकल क्लोज होने के बाद अगर आप इसे भी क्लोज कर देते हो तो यहाँ पे आपके ट्रू की एंट्री, यहाँ पे आपकी फॉल्स की एंट्री। एंटर प्रेस करते ही ये तीनों वैलिड है स्टार्टिंग के, नेक्स्ट टू इनवैलिड है। दोबारा से एक बार फॉर्मूला दिखाती हूँ। देखो फॉर्मूला में हमने क्या लिखा है, पहले इफ यूज किया है और एंड यूज किया है, उसके बाद इस नंबर @ एंड सर्च का यूज किया है, यानी कि सर्च @ को ढूंढेगा ईमेल के अंदर कि वो न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है, एंड साथ ही साथ सर्च डॉट को भी ढूंढेगा ईमेल के अंदर कि वो न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है। देन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों पे न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, यानी कि @ भी न्यूमेरिक है, डॉट भी न्यूमेरिक है, दोनों आपकी वैल्यूज अगर न्यूमेरिक आ रही हैं, तो एंड यहाँ पे चेक करता है कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों ट्रू हैं तभी वो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज हमारी वैलिड है, नेक्स्ट टू वैल्यूज इनवैलिड है क्योंकि इसमें @ है और इसमें @ नहीं है बट .com है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई किए वो ईमेल एड्रेसेस जो कि इनकरेक्ट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ये डिलॉइट में ही पूछा गया था। लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यू आर गिवन अ क्रेडिट कार्ड नंबर्स इन अ कॉलम ईच कंटेनिंग 16 डिजिट्स विदाउट एनी सेपरेटर लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स गिवन है जिसमें कोई सेपरेटर नहीं है, 16 डिजिट जरूर गिवन है। आपका टास्क है कि इन सबके बीच में आपको हाइफन इंसर्ट करना है सो दैट आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखेगा। राइट अ फॉर्मूला टू अचीव दिस फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। फॉर्मूला लिख के करना है। देखो टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन जरूर है हमारे पास, पर ये लोग कह रहे हैं कि फॉर्मूला लिख के करो। तो फॉर्मूला लिख के करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, लेफ्ट का यूज करेंगे जिसमें ये टेक्स्ट देंगे और स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर निकालेंगे, ठीक है। ऐसा करती हूँ मैं, तो हमारे पास स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर आ जाएंगे। सिमिलरली मैं लेफ्ट के साथ क्या जोड़ना चाहती हूँ, हाइफन जोड़ना चाहती हूँ। जोड़ने के लिए हम लोग कॉनकैट का यूज करेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको लेफ्ट, मिड एंड राइट निकाल के बता देती हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट 4। तो अब नेक्स्ट 4 यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग मिड फंक्शन का यूज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू मिड, एंड मिड में हम लोग ये टेक्स्ट पास कर देंगे। स्टार्टिंग वैल्यू मिड के लिए होता है कि कहाँ से आपको नंबर्स निकालने स्टार्ट करने, तो मुझे 1 2 3 4 5th पोजीशन से चाहिए। और कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 4 कैरेक्टर्स चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर लास्ट का निकालना हो, जैसे मैं यहाँ पे लास्ट 4 चाहती हूँ, तो अगर मैं लास्ट 4 अगर चाहती हूँ तो मैं इज इक्वल्स टू राइट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ, जो कि राइट से आपके टेक्स्ट को निकाल के देता है। जैसे कि ये टेक्स्ट है और इसके 4 कैरेक्टर्स चाहिए, क्लोज करेंगे तो लास्ट से हमारे पास 4 कैरेक्टर्स आ गए, जो कि 4670 है, 7650, 1230 है। अब इनके बीच में हाइफन्स ऐड करने हैं, तो ये कॉलम्स तो काम के नहीं है ना, तो इनको तो हम लोग डिलीट कर देते हैं। और ये कॉलम हमारे काम का है जिसमें हमारे पास हाइफन्स के रिलेटेड वैल्यू होंगी। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉनकैटेनेट फंक्शन का यूज करते हुए लेफ्ट राइट मिड को ज्वाइन करेंगे। तो इज इक्वल्स टू लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट के अंदर सबसे पहले ये टेक्स्ट गया, कॉमा 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स गए, ठीक है। बट इसके साथ हमें हाइफन भी ज्वाइन करना है, तो कॉनकैट फंक्शन को आप स्टार्ट कीजिए सबसे पहले, कि कॉनकैट हमने स्टार्ट किया एंड कॉनकैट में सबसे पहले ये लेफ्ट के 4 कैरेक्टर दिए। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक हाइफन भी डिफाइन करेंगे, कॉमा सेकेंड टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, मिड के 4 कैरेक्टर्स, यानी कि 5 6 7 8 कैरेक्टर है ना। तो उसके लिए मिड फंक्शन यूज करेंगे। टेक्स्ट हमारे पास ये रहा, कॉमा स्टार्टिंग वैल्यू इज 5 एंड 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, कॉमा फिर से एक हाइफन हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन हमारे पास होगा फिर से नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स, जो कि अगेन मिड फंक्शन का यूज करते हुए हम लोग ये टेक्स्ट यूज करेंगे, जिसमें 9th विल बी द नंबर ऑफ
वैल्यू जहां से निकालना स्टार्ट करना है, 4 कैरेक्टर्स चाहिए, क्लोज करेंगे एंड कॉमा, एक और हाइफन इंट्रोड्यूस करेंगे और लास्टली राइट फंक्शन का यूज करते हुए लास्ट के भी हम लोग 4 कैरेक्टर्स निकाल लेंगे। सो इसको पुट करके लास्ट में 4 एंड क्लोज बोथ द ब्रैकेट्स, प्रेस एंटर। इसका साइज डिफाइन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हर 4 कैरेक्टर्स के बाद हमारे पास हाइफन लग चुके हैं, जो कि एक्चुअली हमारा मोटिव था यहाँ पे। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड नंबर्स में से आप क्रेडिट कार्ड नंबर्स निकाल सकते हो अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स के बेसिस पे। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा ऑप्शन था टेक्स्ट टू कॉलम्स का, बट क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वी हैव टू राइट अ फॉर्मूला टू अचीव दिस फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, तो फॉर्मूला लिख के आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रेजर पे पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, हाउ डू इंडेक्स एंड मैच वर्क टुगेदर एंड व्हेन वुड यू यूज देम ओवर वी लुकअप और एक्स लुकअप। सिनेरियो है कि यू आर अ फाइनेंस एनालिस्ट जो कि इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर रहा है और आपको किसी कंपनी का स्पेसिफिक डेट पे किसी स्पेसिफिक कंपनी का डेटा चाहिए। आपके पास डेटा सेट है जिसमें कंपनी के नाम है, डेट्स हैं और स्टॉक प्राइसेस हैं, जो कि यहाँ पे गिवन है। बट डेटा का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है तो वी लुकअप नहीं यूज किया जा सकता। आपको यहाँ पे इंडेक्स मैच का यूज करना है। क्या निकालने के लिए? फाइंड द स्टॉक प्राइस ऑफ टीसीएस एंड टीसीएस 2 तारीख को, कि 2 तारीख को टीसीएस का स्टॉक प्राइस क्या था। अब देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है, यहाँ पे अप्रोच को समझते हैं। इंडेक्स मैच को हम लोग यूज करेंगे। इंडेक्स मैच किस तरह से काम करता है कि इज इक्वल टू, अगर हम इंडेक्स लिखते हैं तो इंडेक्स का काम होता है स्टॉक प्राइस की किसी वैल्यू को लेके आना। हमें क्या चाहिए? रिजल्ट। रिजल्ट किस में होगा? स्टॉक प्राइस में। कौन से नंबर का? चलो मान लो विप्रो की वैल्यू लाना चाह रही हूँ, तो विप्रो 3rd नंबर की रो पे है, बट 3rd मैनुअली लिखना पड़ेगा ना, तो मैनुअल काम नहीं चाहते हम लोग। हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्मूला खुद आइडेंटिफाई कर ले। अब उस केस में मैं यहाँ पे चाहूंगी कि हमारा फॉर्मूला खुद आइडेंटिफाई करे रो को, तो मैं मैच फंक्शन को लेके आऊंगी जिसमें हमारी लुकअप वैल्यू क्या है? विप्रो है, ठीक है। लुकअप एरे क्या है? कहाँ मिलेगी विप्रो? यहाँ मिलेगी। एंड देन एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 लिख के अगर हम इसे क्लोज करके प्रेस एंटर करेंगे तो 550 हमारे पास आउटपुट की तरह निकल के आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास इंडेक्स मैच का यूज केस। अब इंडेक्स मैच इस पर्टिकुलर केस में कैसे काम करेगा? क्योंकि वी लुकअप तो काम कर जाता है, बट प्रॉब्लम है कि वी लुकअप के केस में कि हमारी जो रो वैल्यूज है वो चेंज होती रहती है, प्लस हमें 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे निकालनी है वैल्यू। तो उस केस में हम लोग इंडेक्स का यूज करेंगे। अगेन हमें क्या चाहिए? स्टॉक प्राइस की ही वैल्यू चाहिए, बट इन्होंने बोला है कि टीसीएस होना चाहिए और 2 तारीख का होना चाहिए। तो उसके लिए फिर से मैच तो हम लोग लेके आएंगे, बट इस बार मैं लुकअप वैल्यू की जगह पे बूलियन वैल्यू का यूज करूंगी, जहाँ पे हम लोग 1 पास करेंगे। 1 का मतलब है कि आगे देने वाली जो 2 कंडीशन है वो दोनों ट्रू होनी जरूरी है। दोनों कंडीशंस क्या है कि ये जो हमारे पास कंपनी के नेम्स गिवन है इसकी वैल्यू होनी चाहिए टीसीएस के बराबर, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो किसके साथ? हम लोग यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे विद आवर नेक्स्ट वैल्यू, जो कि है कि डेट जो हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है। तो डेट जो हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, डेट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जिसमें डेट फंक्शन क्या कहता है कि आप ईयर पास कीजिए, जो कि है 2024, मंथ होगा 03 एंड डे होगा 02, क्लोज करना है, कॉमा। ये हुआ हमारी दोनों कंडीशन। अब हमें डिफाइन करना है कि मैच टाइप किस टाइप का है। तो मैच है एग्जैक्ट मैच, तो 0 लिखेंगे, क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द मेन ब्रैकेट एज वेल, प्रेस एंटर, और आपको यहाँ पे मिलता है 3520, जो कि टीसीएस का वैल्यू है ऑन 2 मार्च। तो 2 कंडीशन की बेसिस पे, जहाँ पे कंपनी नेम होना चाहिए टीसीएस एंड डेट होनी चाहिए 2 मार्च 2024, उसके बेसिस पे हमने उसका स्टॉक प्राइस निकाला है यूजिंग इंडेक्स एंड मैच। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि रेजर पे पूछा गया था। आज जो हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो काफी अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज में पूछे गए हैं। आप ऐसे ही और क्वेश्चंस जानना चाहते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज के अंदर पूछे गए हों, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।